ये ऐसा मान भी लेता है कि कांग्रेस के इन दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन किसी जोल जपाटे की वजह से रिजेक्ट हो गया होगा। मगर उन बाकी बचे हुए 8 का क्या जो ये इलेक्शन लड़ने वाले थे? आपको जानकर शॉक लगेगा, मगर 22 अप्रैल तक दोस्तों बीजेपी के मुकेश कुमार दलाल को छोड़कर बाकी बचे हुए उन 8 कैंडिडेट्स ने भी सरप्राइजिंगली अपने नॉमिनेशन को वापस खींच लिया। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 8 के 8 ने। तो क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? इनफैक्ट जिन 8 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन को वापस लिया है उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्यारेलाल भारती को छोड़कर बाकी के 7 उम्मीदवार से स्क्रोल ने बात की थी। और इन 7 का क्या कहना है अपने यूटर्न के बारे में उसको जरा आप सुनिए। पहला एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और स्टॉक ब्रोकर, मैं उनका नाम तो यहाँ पर नहीं लूंगा, बट वो स्क्रोल को बताता है कि भाजपा के एक आदमी ने उनसे 21 अप्रैल को मुलाकात की और नाम वापस लेने की अपील भी की थी। अब ये ब्रोकर तो सूरत की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इस चुनाव में खड़ा होना चाहते थे, मगर बीजेपी के उस आदमी ने कहा कि सिटी में ऑलरेडी मेट्रो का काम शुरू है और पार्टी के पास सिटी की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सुलझाने की योजना भी है, तो आपको इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। उसी दिन एक कांग्रेस के आदमी ने भी इस ब्रोकर से मुलाकात की थी और नाम वापस ना लेने के लिए कहा था, बट एट दी एंड इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। क्या लगता है आपको इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। फिर 23 अप्रैल को दैनिक भास्कर ने बताया कि सूरत की ली मेरिडियन होटल में बीजेपी के पॉलिटिशियंस द्वारा इन सभी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस को वापस लिया गया था। एक और ग्लोबल रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कहता है कि कांग्रेस के चुनावी मैदान से बाहर होने की खबर को सुनते ही मैंने अपने नाम को वापस ले लिया। जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ही पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ रही तो फिर मैं क्यों लड़ूं? इससे तो बेहतर होगा कि हम हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही हमारा देश बदलने दे। मतलब कि दोस्तों देश के पॉलिटिशियंस ही खुद चुनाव लड़ने से मना कर रहा है। एक दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को स्क्रोल ने पूछा कि क्या वो संडे को ली मेरिडियन होटल में गए थे, तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था, इसके लिए मैंने विड्रॉ कर लिया। अब ऐसा तो मैंने ही पहली बार सुना है कि कोई पॉलिटिशियन डिप्रेशन में भी जाता होगा। इसके अलावा एक कपड़ों के बिजनेस से जुड़े हुए कैंडिडेट ने अपनी माँ की चोट की वजह से और एक दूसरा उम्मीदवार ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ लड़ रहा था, पर जब कांग्रेस ही इस खेल में से बाहर हो गई तो फिर इस कैंडिडेट ने भी अपना विड्रॉ कर लिया। और आखिर में यहाँ पर बचे हुए 2 उम्मीदवार, एक इलाहाबाद की लोग पार्टी और दूसरी मुंबई की सरदार वल्लभ भाई पार्टी के कैंडिडेट ने अपने इस यू टर्न पर कोई क्लियर बात नहीं बोली है, वो बस एवे ही पीछे हट गए। लेकिन जब दोस्तों इस लॉग पार्टी के मेन लीडर को सूरत की इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने स्क्रोल को बताया कि हमारा कैंडिडेट जो सूरत से लड़ रहा था उसने हमसे पूछा तक नहीं है, बिना पूछे ही अपने नाम को विड्रॉ कर लिया, जबकि कांग्रेस के हटने के बाद ये एक अच्छा मौका था इलेक्शन लड़ने का। सोचो आज देश की पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी एक दूसरे उम्मीदवारों में ऐसी सिचुएशन है। किसी ने यहाँ पर सच कहा था कि देश से अंग्रेज तो चले गए मगर उनके डिवाइड एंड रूल का पूरा कॉन्सेप्ट भारत की जड़ों में छोड़ गए। अब इस पूरी घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लिखते हैं कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। ये सरकार को बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये देश और संविधान को बचाने का चुनाव है। अब इसके सामने बीजेपी पॉलिटिशियन हरदीप सिंह पुरी कहता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि देश में 1951 से इलेक्शन होने के साथ ही ऐसे टोटल 35 कैंडिडेट्स हैं जो अनअपोज्ड तरीके से इलेक्ट हुए थे। तो आइए इस एंगल से भी जरा इस कहानी को समझते हैं। भारत के पहले इलेक्शन से ही अनअपोज्ड चुनाव एक आम बात बन चुकी थी, जिसमें आज तक कांग्रेस के सबसे ज्यादा 20 सांसद निर्विरोध इलेक्ट हुए थे। 1952 के पहले जनरल इलेक्शन में आनंद चंद अनअपोज्ड इलेक्ट होने वाले पहले व्यक्ति थे। उस टाइम पर देश में राजा का शासन मौजूद हुआ करता था और आनंद चंद बिलासापुर यानी कि हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से के 44वें शासक थे। कांग्रेस ने उस टाइम पर चंद के खिलाफ भी एक उम्मीदवार को खड़ा किया था, लेकिन फिर राजा के सामने लड़ने और उनसे रिश्वत लेते हुए इस कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर इस अनअपोज्ड चुनाव के अपने ही उम्मीदवार को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन फिर एक जिला अदालत ने आनंद चंद के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके अलावा अनअपोज्ड चुने गए कैंडिडेट्स की लिस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाई चौहान, श्रीनगर के एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एससी जमीर और ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के साथ ही 2012 का लेटेस्ट एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पत्नी डिम्पल यादव का है, जो उत्तर प्रदेश की कनौज सीट के लिए अनअपोज्ड इलेक्ट होकर आए थे। अब
इन सभी लोगों के एग्जाम्पल्स को देखकर आज की इस सिचुएशन को हम सब लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम, वो दौर अलग था और आज का ये समय भी अलग है। सूरत और भाजपा के पूरे इतिहास में दलाल पहले ऐसे कैंडिडेट है जो अपने जीवन का पहला इलेक्शन लड़ रहे थे और पहली ही बार में अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। क्यों प्रपोजर्स के सिग्नेचर जब नॉमिनेशन दाखिल होता है तब तो वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाद में अचानक से फर्जी बन जाता है। यहाँ तक कि उस सिग्नेचर को करने वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी अपनी पार्टी के लोगों को ही उस पर भरोसा नहीं है। कुछ लोग यहाँ ये मुद्दा भी उठा रहे हैं कि 2013 में किसी भी पार्टी को वोट ना देने के ऑप्शन के तौर पर जिस नोटा सिस्टम यानी कि नन ऑफ दी अबव को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी, आज उसके जरिए भी सूरत में इलेक्शन हो सकते हैं। अब ऐसे अनअपोज्ड इलेक्शन पर क्या नोटा सिस्टम वैलिड है? उस पर इलेक्शन कमीशन के आरओ की हैंडबुक्स पर कोई रूल नहीं है, बट आज इस नोटा के जरिए सूरत में इलेक्शंस हो सकते हैं और अगर मान लो कि ज्यादा वोट नोटा के पक्ष में गिरता है तो फिर री इलेक्शन भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर जी ने एक बारी कहा था कि देश का लॉ एंड ऑर्डर एक मेडिसिन है पूरी पॉलिटिकल बॉडी के लिए। जब ये पॉलिटिकल बॉडी यहाँ पर बीमार या फिर कमजोर हो जाती है तो फिर इस दवाई का तुरंत प्रबंध होना चाहिए। शायद आज इसी दवाई की मांग भारत की जनता कर रही होगी। अब आप सब लोग भी देश के इस राइट टू वोट पर अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना मत भूलना। गुड बाय।